इंक्यूबेशन सेंटर्स उतने समृद्ध नहीं है कि वो हर एक स्टार्टअप आइडिया पर कुछ मदद दे सके। ठीक है, जाना है, फिर डीपीआईआईटी में जाना है और फिर यूपी इन स्टार्ट इन स्टार्टअप यूपी में आप स्टार्ट इन रजिस्टर यूपी। करेंगे। ये बहुत सारी जानकारी है, ये आप समझ के चलिए कि ये पॉडकास्ट शो केवल कुछ विचार सुनने के लिए नहीं है। आपके मन में कोई आइडिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे सर ने 3 स्टेप में बहुत आसान बात। ये दौर बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, जहाँ पहले के युवा सोचते थे कि एक बेहतर नौकरी से अपना जीवन निर्वाह करेंगे, आज वहाँ पर युवा सोच रहा है कि एक उद्यम करना है, एक सफल बिजनेस करना है। लेकिन एक स्टार्टअप और उस स्टार्टअप को एक सफल बिजनेस बनाने का जो रास्ता है, वो चुनौतियों से भरा है। और उन चुनौतियों को आसान बनाने वाले कुछ लोगों में से एक हमारे आज साथ यहाँ पर उपस्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CSGM इनोवेशन फाउंडेशन के मैनेजर अनिल कुमार त्रिपाठी सर का, जो कि आज हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। और उन्होंने मोर देन 55 स्टार्टअप्स, ऑफिशियली अगर मैं इस इनोवेशन फाउंडेशन की बात करें तो मोर देन 55 स्टार्टअप्स को उन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया है। और वो विद्यार्थी जब एक आइडिया लेके आते थे और फुल उस पूरे आइडिया को कह सकते हैं कि सींच के उसको बड़ा करना और फिर उसको सफलता के उस उत्कर्ष तक ले जाने का काम अनिल कुमार त्रिपाठी सर ने किया है। आज ज्ञान विज्ञान संवाद पॉडकास्ट कार्यक्रम के लिए भी एक ये कह सकते हैं कि बड़ा कह सकते हैं मंच हो गया है कि जब अनिल कुमार त्रिपाठी सर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो अगला आधा घंटा है, ये आपके लिए बहुत सारी जानकारियों से भरा रहने वाला है, इसलिए इस पॉडकास्ट के साथ बने रहिए। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मेरा जो पहला प्रश्न है कि आपका इस क्षेत्र, जिसे कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आने का सफर कैसा रहा? तो आपका जो पिछला अनुभव या जीवन था और फिर ये इंक्यूबेशन सेंटर में आप आए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कौशल भैया, मेरी जर्नी जो रही वो प्रारंभ तो हुई शिक्षा जगत से कि मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि मैं शायद इस शिक्षा जगत के साथ उस लेवल से जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे उद्योग में जो जो मतलब मिलता था मजा, या उद्योग के साथ काम करके जो मेरा अनुभव रहता था वो ज्यादा अच्छा रहता था। उस प्रक्रिया में मैंने 2005 में नौकरी छोड़ दी और फिर उद्योग जगत के साथ काम करना प्रारंभ किया। और उद्योग जगत के साथ विभिन्न विधाओं में और बड़े ग्रासरूट लेवल पर काम किया। उस ग्रासरूट लेवल पर काम करने की वजह से मुझे उद्योगों को देखने की जो शैली है वो परिवर्तित हो गई। और उसी पर्टिकुलर 15 साल का जो जीवन उद्योगों के साथ रहा, उसी का फायदा मुझे आज इस इंक्यूबेशन सेंटर में मिल रहा है कि कोई भी उद्योग जब प्रारंभ किया जाता है तो उसका देखने वाला जो उद्यमी होता है उसका स्वभाव कुछ अलग होता है। अब सरकार की नीतियां जो है वो कुछ अलग मांग रही हैं। अब नीतियों के बद्ध उस उद्योग को कैसे चलाया जाए कि नीतिगत लाभ भी मिले और उस उद्योग को कैसे हम एक सफल स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देना विद्यार्थियों को अलग अलग स्टेप पर, यही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जी। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्टार्टअप के लिए जब कोई विद्यार्थी आता है तो उसके पास केवल एक आइडिया होता है जी। अब आइडिया को लेकर के वो विद्यार्थी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में कभी भी आ जाता है। एक इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्टार्टअप का नाम मैं लूंगा यहाँ पर। हमारे यहाँ एक अभी विद्यार्थियों का ग्रुप है। उस ग्रुप ने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाया, उसका नाम रखा है लूनावेल। लूनावेल। अब इन विद्यार्थियों द्वारा जो लूनावेल नाम का ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया अपने 4-5 मित्रों सहित, इन लोगों ने एक ऐसा उत्पाद बनाया जो बच्चियों के साथ बहुत अधिक कारगर है। जिन बच्चियों के मासिक धर्म की शुरुआत 13 वर्ष के आसपास होती है, तो जो पेनफुल प्रक्रिया है, अब डॉक्टर्स उन 13 साल की बच्चियों को कोई भी दर्द निवारक दवाएं नहीं देना चाहते।
तो ये बच्चे चूंकि बायोटेक विभाग से कार्यरत थे, तो इन्होंने एक ऐसा उत्पाद आयुर्वेद में खोजा जिसको कि चॉकलेट के साथ अगर बच्चियों को दिया जाए तो उनकी वो पेनफुल प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। अब एक बड़ा बेसिक सा आइडिया लेकर के ये हमारे पास आ गए। अब आते ही हर स्टार्टअप के पास एक थोड़ा सा भ्रम होता है कि साहब इंक्यूबेशन सेंटर पहुंचेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हम्म, तुरंत आर्थिक मदद मिल मिल जाएगी और हम जाएगी, चीजों को बिल्कुल ठीक आगे है, बढ़ा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स की एक समस्या है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स उतने समृद्ध नहीं है कि वो हर एक स्टार्टअप आइडिया पर कुछ मदद दे सके। दे सके, ठीक कह रहे हैं। तो उन बच्चों को पहले उस आइडिया को डेवलप करने के लिए कहा गया कि भाई पहले आप उसको जो आपने सोचा है उसे एक उत्पाद के रूप में परिणित कर लो। तो नहीं, कभी कभी बच्चे थोड़ा सा नाराज भी होते हैं कि साहब हमें मदद चाहिए और मदद उस समय नहीं मिल रही है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट है। उस प्रोसेस के पार्ट में उन्होंने उत्पाद बनाया। उत्पाद बनाने के बाद फिर वो मेरे पास आए कि साहब मुझे जो है सस्टेनेंस अलाउंस पता लगा है कि वो प्राप्त हो सकता है। अब सस्टेनेंस अलाउंस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टार्ट इन यूपी पोर्टल प्रदान करता है। अब ये सस्टेनेंस अलाउंस की जो प्राप्ति का मार्ग है ये उन विद्यार्थियों को नहीं पता था। अब विद्यार्थियों को जब मैंने बताया कि भाई देखो किसी भी तरीके की कोई भी मदद जो सरकार से आती है वो आपको मिलेगी, लेकिन अलग तरीके से। उसका मूल जो प्रभाव है या मूल उसका जो नियम बनाए गए हैं उनमें पहली नियमावली है कि आपके पास या तो कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो आप किसी भी तरीके की प्रक्रिया के लिए आवेदित नहीं कर सकते हैं। तब उन बच्चों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की और वो अपने लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के निर्णय पर पहुंचे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जब बच्चे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं तो उस कंपनी बनने के बाद स्टार्टअप नहीं कहलाते हैं। ज्यादातर लोगों में होता है कि कंपनी बना ली तो हम स्टार्टअप हो गए। ऐसा नहीं है। जब आप कंपनी बना लेते हैं उसके बाद आपको स्टार्टअप के रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होता है। ठीक है। और ये स्टार्टअप का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो होता है उसे हम DPIIT सर्टिफिकेट कहते हैं। केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से एक वेबसाइट है DPIIT की, उस पर जा करके आपको अपने कंपनी का सारा विवरण दर्ज करना होता है और उस कंपनी का विवरण दर्ज करने के पश्चात आपका इनोवेटिव आइडिया क्या है और उसमें किस प्रकार की तकनीकी की मदद आपने ली है ये उस वेबसाइट पर आप देते हैं। और जब ये सारी प्रक्रिया उस वेबसाइट पर देकर आपको स्वीकृत कर लिया जाता है तो एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है जिसे हम DPIIT सर्टिफिकेट कहते हैं। और जैसे ही DPIIT सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाता है आप एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक। और उस प्रक्रिया में 10 वर्ष की अवधि या 100 करोड़ का टर्नओवर जो पहले होगा वहीं तक आपकी ये जर्नी रहेगी स्टार्टअप की। ओके। जिसमें कुछ लाभ सरकार देती है वो सारे लाभ आप उस सर्टिफिकेट की प्राप्ति के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया मूल रूप से है। अब जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार ने एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टार्ट इन यूपी। उस प्लेटफॉर्म का नाम जैसा कौस्तुभ भैया आपने बताया स्टार्ट इन यूपी प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होती है। ठीक। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद DPIIT पहले प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, फिर DPIIT में जाना है और फिर स्टार्ट इन यूपी में आप रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे और आपको स्टार्ट इन यूपी प्रमाण पत्र इशू कर देगा तो उस प्रमाण पत्र के पश्चात फिर जो भी स्टार्ट इन यूपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो उन किन्हीं भी इंसेंटिव्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट।
तो ये बहुत सारी जानकारी है, ये आप समझ के चलिए कि ये पॉडकास्ट शो केवल कुछ विचार सुनने के लिए नहीं है। आपके मन में कोई आइडिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करना, जैसे सर ने 3 स्टेप में बहुत आसान बात बताई। पहले प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना, डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना, फिर स्टार्ट इन यूपी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना। इसके बाद ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं स्टार्टअप के लिए, वो आपको मिल पाएंगी। अब मेरा जो अगला प्रश्न है, वो प्रश्न कुछ इस तरह का है कि जब कोई स्टार्टअप आपके पास आता है, तो आप ऐसी उनमें से क्या टॉप 3 खूबियां देखते हैं जिसके आधार पे आपको लगता है कि नहीं, इसको अपने यहाँ इंक्यूबेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी लिमिटेशंस है। आपने जैसा कि बताया, हर किसी को इंक्यूबेट नहीं किया जा सकता है। तो वो टॉप 3 खूबियां कैसी होनी चाहिए जिससे कि जो हमारे दर्शक है वो समझ सके। देखिए, स्टार्टअप को रजिस्टर करते समय हम लोग खूबियां नहीं देखते हैं। हम लोगों का जो पहला विचार उस स्टार्टअप को देखने का होता है, वो होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल कितनी है। जी। भाई, स्टार्टअप ने जो क्षेत्र कार्य करने के लिए चुना, उस क्षेत्र की संभावनाएं। दूसरी प्रक्रिया, उस व्यक्ति जिसने ये स्टार्टअप की प्रक्रिया शुरू की है, उसकी लगन। जी। प्राइमरली जब वो हमारे पास अपना कोई भी आइडिया ले करके आता है, तो हम प्राइमरली उसको टेस्ट करते हैं उसकी लगन के आधार पर। आया उसके किसी एक विधा पर हम लोगों ने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उससे कहा कि भाई जाओ कुछ डेटा कलेक्ट करके लाओ। अगर वो व्यक्ति संजीदा है, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जो हमने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर अपनी प्रक्रिया थोड़ी आगे करके ले करके आ जाता है। अगर उसने वो प्रक्रिया कर ली और करके आ गया, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने कार्य के प्रति संजीदा है और वो इस कार्य को करना चाहता है। तो इस प्रक्रिया को फिर अगले स्टेप तक ले जाया जाता है कि अभी जो वो आइडिया लाया है, हो सकता है कि वो आइडिया स्केल करने के लिए उतना उचित ना हो। ठीक है। अब हमारा जो अपना मेंटर पूल है, उस मेंटर पूल में प्राथमिक जैसे मुझसे ही मुलाकात होती है, तो उस आइडिया में हम लोग ढूंढते हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर संभावनाएं कौन सी हैं, और इसको उसमें से कौन सा हिस्सा अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनना चाहिए। और अगर वो हिस्सा उसने कार्य क्षेत्र के रूप में चुन लिया, फिर उसकी प्रक्रिया आगे की प्रारंभ होगी। इस पर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि मैंने पिछले वर्ष एक केंद्रीय विद्यालय है कैंट में, वहां जा करके स्टार्टअप इकोसिस्टम पर एक वक्तव्य दिया था। अब वक्तव्य देते समय बच्चों से बहुत सारी बात हुई। जब बच्चों से बात हुई, तो उन बच्चों को मैंने कुछ आइडियाज डिस्कस किए उनके साथ। अब उन आइडियाज को डिस्कस किया, बातचीत खत्म हुई, और उस घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की प्रक्रिया को करके मैं वापस आ गया। लेकिन वापस आने के पहले मैंने अपना मोबाइल नंबर उन सभी विद्यार्थियों को नोट करा दिया कि अगर आपको लगता है कि कभी कोई ऐसा आइडिया आए और आप अपने मित्रों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा आइडिया है और ये छोटे आइडिया के माध्यम से स्टार्टअप नहीं बनाया जा सकता, या हमारे मित्र हमारे इस आइडिया को सुनकर के हंसेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई आइडिया आपको ऐसा लगता है जो आपके मित्र सुन करके हंस सकते हैं, तो आप उनसे डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे टेलीफोनिकली वार्ता कर सकते हैं, और आपके उस आइडिया की महत्व क्या है वो मैं महसूस करूंगा, तो आपको बुला लूंगा। अब सब स्थिति ये हुई कि एक दिन मुझे लगभग 8 महीने बाद एक विद्यार्थी का फोन आता है कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्य का विषय था, इस बात को तो 8 महीने हो गए और 8 महीने बाद एक विद्यार्थी कह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँ, ऑफिस में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आया मेरे पास। तो जब आया तो उसने मुझे एक बात बताई कि साहब मैं कक्षा 11 में फेल हो गया हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे वार्ता की। मैंने कहा भाई पहले अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है और तुम कोई भी निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। उसने अपने माता पिता से बात की, फिर माता को भी लेकर के आया, पिता को भी लेकर के आया। इस बीच में उसका जो शुरुआती आइडिया था कि वो एक ड्रोन बनाना चाह रहा था। अब चूंकि कक्षा 11 के विद्यार्थी में तकनीकी ज्ञान की कमी थी,
और मैंने अभी जो मैंने महसूस किया है कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में तकनीकी क्षेत्रों के विद्यार्थी जो है वो ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा भाई तुम ड्रोन बनाओगे तो यूज कहाँ करोगे, क्योंकि ड्रोन जो है हर फील्ड के लिए अलग अलग है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा ड्रोन के बजाय तुम कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढो जहां पर सरकार की मंशा भी हो काम करने की, और उस क्षेत्र में अगर तुम ड्रोन के माध्यम से कार्य करोगे तो उसका बदलाव भी दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो उस विद्यार्थी से चर्चा हुई, तो मैंने उससे कहा कि सबसे पहले सरकार चाहती क्या है। तो चर्चा हुई तो उससे मैंने कहा कि भाई बताओ कृषि क्षेत्र में सरकार क्या चाह रही है। हमारे जो कृषक लोग हैं उनकी आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई मान लो कृषि उत्पाद का मूल्य दुगना कर दिया जाए तो फिर समस्या, कि खरीदेगा कैसे। भाई गेहूं का आटा आज 40 रुपए है, अगर कल से इसका मूल्य 80 रुपए कर दिया जाए तो क्या ये उचित होगा। तो उसने कहा नहीं साहब ये तो एकदम उचित नहीं होगा। तो हमने कहा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कृषि की लागत मूल्य कम कर दें। भाई किसान अगर 20 रुपए में उत्पादित कर पा रहा है तो 40 का, तो अगर हम उसको उत्पादन लागत कम कर दें तो कहीं ना कहीं किसान का मूल्य या उसका लाभ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक। तो मैंने कहा इसी पर्टिकुलर जो बात हम लोगों ने डिस्कस की है इस पर पीपीटी बना करके लाओ। वो विद्यार्थी गया, उसने लगभग 4-5 बार पीपीटी बनाई, संशोधित हुई, फिर से बनाई, फिर संशोधित हुई, और लास्ट में वो एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि अगर हम किसानों की जो आमदनी है उसके उत्पादन लागत में कमी कर दें ड्रोन के माध्यम से, यानी एक किसान अगर अपने क्षेत्रों में अपने खेत में खाद डाल रहा है या दवाओं का छिड़काव कर रहा है मजदूरों के माध्यम से, तो 1 एकड़ में हो सकता है 4-5 मजदूर 6 मजदूरों का लगे। और अगर वही प्रक्रिया ड्रोन के माध्यम से कर दी जाए तो समय भी कम लगेगा, और मजदूर अगर मान लीजिए 4 दिन काम करते हैं 4 मजदूर, तो 4 दिन का मतलब है कि एक मजदूर को 2000 रुपए देने हैं 500 रुपए के हिसाब से। अगर 4 मजदूर कर रहे हैं तो 8000 रुपए देने हैं। शायद यही कार्य कृषि ड्रोन जो होगा वो कर सकता है, वो 1 दिन या 2 दिन में कर देगा, और जिसमें उत्पादन लागत जो हो सकता है कि वो 1000-2000 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। तो 8000 रुपए वाला काम जो है 1000 या 2000 वो 2000 रुपए में आ जाएगा। तो किसान की आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी और उत्पादन लागत में कमी आ जाएगी। इसी विषय को लेकर के उस विद्यार्थी ने अपने आगे की जर्नी शुरू की। अभी स्टार्टअप तक तो नहीं पहुंचा है क्योंकि अभी उसकी उम्र कम है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अब मैं कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत को कम करने के लिए किसानों की आमदनी के हिसाब से ड्रोन और अदर जो तकनीकी उत्पाद हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करूंगा, और उसके माध्यम से आर्थिक उपार्जन अपने लिए करने की प्रक्रिया की शुरुआत करूं। बिल्कुल। तो जो मेरा अगला प्रश्न था उसका उत्तर इसमें ही मिल गया। अगला प्रश्न मेरा ऐसे ही आने वाला था कि आप केवल आइडिया को भी इंक्यूबेट करते हैं या फिर प्रोडक्ट प्रोटोटाइप हो तभी करते हैं। तो आपने बता दिया कि नहीं, अगर कोई आइडिया है तो उस आइडिया को पहले आप नरिश करते हैं, उस आइडिया को एक कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसे कहते हैं आधार देना। पहले आप आधार देते हैं और फिर वो लगता है कि इस आइडिया को आधार देने के बाद में वो काम कर रहा है, अब इसकी सही एज सही समय है, तो उसको देखते हुए फिर आप उसको इंक्यूबेट करते हैं। तो इसका उत्तर आपने इसमें दे दिया है, तो मुझे इस प्रश्न को पूछना नहीं पड़ेगा। अब मैं आता हूँ उस विषय पे कि जहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो किस तरीके से सहायता करता है। तो जो हमारा सेंटर है वो स्टार्टअप्स को फंडिंग के अलावा और क्या क्या देता है, जैसे मेंटरशिप देता है, नेटवर्किंग, लैब एक्सेस, किस किस तरह की सुविधाएं हमको यहाँ से मिल पाती है? देखिए छत्रपति साहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन विश्वविद्यालय द्वारा जो भी रिसोर्स उपलब्ध कराए गए हैं उसमें सबसे पहला है मेंटर्स। देखिए हमारे विश्वविद्यालय में लगभग विभिन्न विधियों की पढ़ाई की जाती है और हर विधा की पढ़ाई के लिए लैब्स उपलब्ध है।
अब हमारा एक विद्यार्थी आता है, मान लीजिए उस विद्यार्थी को एग्रीकल्चर से संबंधित उत्पादों की कोई जांच करानी है, जी, तो हमारे यहाँ कृषि जो विभाग है, विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उस उसकी लैब कृषि से विभाग में हम्म, तकनीकी सहायता हम्म, प्लस लैब से रिलेटेड अगर कोई एक्सेस चाहिए हम्म, तो वो एक्सेस उससे वहां पर सब उपलब्ध प्राप्त होता है, होगा, बिल्कुल, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का सदस्य होने के नाते। जी, अब अगर उसको उससे संबंधित कोई मटेरियल चाहिए, हम्म, कि मान लीजिए साहब वो चाहता है कि साहब इस पर हमें अधिक जानकारी चाहिए, हम्म, तो लाइब्रेरी का एक्सेस। मिल जाएगा, ठीक कह रहे हैं, अब अगर वो चाहता है कि इस पर कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिले हम्म, जो व्यक्ति हमको इसकी तकनीकी बारीकियों के बारे में बता बताए, सके, तो अब जैसे तकनीकी बारीकियों में हमारे कृषि के विभिन्न वैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं, हम्म, तो जो प्रोफेसर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं वो बारीकियां भी भी समझाएंगे। समझा सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने दो एमओयू किए हुए हैं। हम्म, एक एमओयू हमारा आईआईटी कानपुर के साथ है हम्म, और दूसरा एमओयू हमारा आईआईपीआर के साथ है, ओके, कि अगर आपको तकनीकी रूप से आईआईटी की किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तुम, तो हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जो है हम्म, वो आईआईटी के साथ जाकर के भी काम कर सकता है। बिल्कुल, हमारे विभिन्न स्टार्टअप्स ने भी इस तरीके की प्रक्रियाओं में वहां से सहयोग प्राप्त किया है। जी, तो अब आपको आईआईटी डायरेक्ट जाने के बजाय हाँ, या इस, प्लेटफॉर्म मिलने की कोई समस्या हो, हमारे एमओयू के पार्टनर होने के नाते जाएंगे आप तो आईआईटी से भी तकनीकी बिल्कुल, सहायता और लैब्स की मदद ले सकते हैं। यानी कि आपने सभी बातों के उत्तर यहाँ पर दिए, पूरी मेंटरशिप यहाँ पर उपलब्ध है, वो टेक्निकल हो सकती है, वो रिसर्च के फॉर्म में हो सकती है, वो इंफॉर्मेटिव हो सकती है। सेकंड, नेटवर्किंग, यानी कि अगर ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें नहीं है तो आपको वो आईआईपीआर से कनेक्ट कर सकते हैं, आईआईटी कानपुर से कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा, लैब एक्सेस तो उन्होंने बता ही दिया कि एज अ इंक्यूबेशन सेंटर के मेंबर होने के बाद आप किसी भी लैब का एक्सेस इजीली यहाँ से हासिल कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है कि शुरुआती दौर के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट पाना सबसे बड़ी चुनौती है, कि प्रोडक्ट को वो मार्केट में लेके फिट कर पाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें किस तरीके से आपका सपोर्ट रहता है? एक तो स्टोरी आपने बताई कि जो एग्रीकल्चर के फॉर्म में थी, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा, वो किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपने देखा, किसी ने एक्सप्लेन करा, फिर आपको लगा कि ये मार्केट में जाएगा अपने अनुभव के आधार पे, तो शायद उसको ये सक्सेस नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए मैं प्लांट को ले सकता हूँ, हो सकता है जब ये आया हो तो ये कुछ अलग स्टाइल का हो, देखने में कम अच्छा हो सकता है, इसका टेक्निकल फीचर कुछ अलग हो सकता है, फिर आपने उसको कैसे हेल्प करा, उसको कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए तो बताइए, इस पर मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है, ऑटोक्लिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दो विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, और जब इंटरमीडिएट में ही थे उसी समय वो हमारे पास ऐसे ही आइडिया लेकर के आए, वार्तालाप शुरू हुई उनके साथ। तो जब वार्तालाप शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम सेंसस के थ्रू काम करना चाहते हैं। नो डाउट चर्चा प्रक्रियाबद्ध हुई, आइडिया से आगे बढ़ करके जब वो आए, कंपनी बनी, तो उनका पिचिंग जब हमने कराया तो उनको उसके पहले ही हमने दे दिया था कि मार्केट में विभिन्न प्रकार के सेंसर्स अवेलेबल है, आप कोई नया सेंसर इन्वेंट नहीं कर रहे हो, आप उस सेंसर का उपयोग अगर इनोवेटिव कर दो तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। तो सब उन्होंने माननीय कुलपति महोदय के समक्ष जब इसकी प्रेजेंटेशन दी कि सब दुनिया में कुछ ऐसे सेंसर्स बन गए हैं जिनके माध्यम से हम अपने यहाँ की विद्युत व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। जब उन्होंने ये प्रेजेंटेशन माननीय कुलपति महोदय के समक्ष दी तो माननीय कुलपति महोदय ने उन्होंने कहा कि भाई मेरे कक्ष को अगर आप मोशन सेंसर्स के माध्यम से संचालित कर देंगे कि वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, तो मैं आपको विश्वविद्यालय के जहां जहां पर वेस्टेज हो रहा है वो काम आपको दे दूंगा। उन विद्यार्थियों ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। माननीय कुलपति महोदय का जो कक्ष था उसे मोशन सेंसर्स के माध्यम से आच्छादित किया। जैसे ही सारे व्यक्ति माननीय कुलपति महोदय के कक्ष से बाहर निकलते हैं, 30 सेकंड के अंदर सारी लाइट और पंखे बंद हो जाते हैं।
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का कक्ष करने के बाद माननीय कुलपति महोदय ने उनको विश्वविद्यालय के विभिन्न बिल्डिंगों के गलियारों को ऑटोमेट करने का कार्य दिया। आज विश्वविद्यालय में उन स्टार्टअप्स के माध्यम से, पहले हम लोगों ने ये गणना की कि मार्केट में जाओगे तो बताओगे कैसे, तो उन्होंने ये गणना की कि हमारी गलियारों में कितनी विद्युत इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने ये गणना करके बताया कि लगभग 129 यूनिट विद्युत गलियारों में रोज इस्तेमाल हो रही थी। फिर उन्होंने इस प्रक्रिया को किया और विभिन्न बिल्डिंगों के गलियारों को जब कंट्रोल कर दिया तो वर्तमान में लगभग 21 या 22 यूनिट विद्युत रोज इस्तेमाल होती है और 100 यूनिट बत्ती जो है वो रोज बचाने लगे। अब 100 यूनिट बत्ती अगर रोज बच रही है तो लगभग एक महीनों में 3000 और पूरे साल भर में 36,000 यूनिट हम बचाने लगे, जो पर्यावरण के हित में है और हमारे विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया के लिए उन स्टार्टअप्स ने काम किया। और विश्वविद्यालय ने जो ये सहयोग दिया कि अपने गलियारे उनसे ऑटोमेट कराए, विश्वास दिखाते हुए, इसका फायदा ये मिला कि उन विद्यार्थियों ने इसके आगे और बहुत सारे सेंसर और डिवाइस डेवलप किए और विभिन्न इकाइयों के साथ शहर में वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा कई ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिनकी अब ये प्रक्रिया की गई और अपनी कंपनी का विस्तार उनके द्वारा नोएडा तक किया गया। कि नोएडा में कई लोगों के साथ उन्होंने किया, कई ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, जैसे HBTU के साथ भी उन्होंने कुछ काम किया, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसकी देखा देखी उनको कार्य दिया। तो मार्केट स्केल करने के लिए पहला ऑर्डर मिलना बहुत जरूरी होता है, वो यही। और हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनका कहना है कि अगर हम अपने बच्चे को पहला सहयोग नहीं देंगे तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति क्यों सहयोग करेगा। तो मार्केट में स्केल करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पहला ऑर्डर हो उस पहले ऑर्डर को दिलाने में हर तरीके की मदद हम लोग करें और उस मदद का परिणाम ये होता है कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं उद्योग जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए संजीदा हो जाता है और धीरे धीरे करके वो अपने कैरियर के रूप में इसे ले पाता है। संयोग की बात है, अभी मैं CEO साहब के साथ बैठा था तब भी मैंने बताया कि ऑटो क्लिक को प्रारंभ करने वाले मेरे ही विद्यार्थी रहे। नाम भी मैं बता देता हूँ, श्रीधर तिवारी और सार्थक तिवारी, ये दो विद्यार्थी है। अभी मेरी कुछ समय पहले ही बात हुई तो वो नैनीताल में कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे। नहीं, अभी भी सामने उनका कार्यालय है और यही बैठे होंगे। अरे तो ये अच्छी बात है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात कोट कर रहा हूँ कि भाई साहब जो सारी बातें बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये भाई साहब बता रहे हैं और होस्ट और गेस्ट वो दोनों के बीच में क्या है, उन्होंने बता दिया, इन्होंने सुन लिया। लेकिन मेरे पास वो सारे लोग भी हैं जो स्टार्टअप यहाँ पर ऑलरेडी करके हैं, उनमें से कुछ मेरे विद्यार्थी भी हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि इसको बोलते हैं फैक्ट चेक, कि भाई साहब ने जो फैक्ट करा वो चेक्ड है, ओके है कि वो वहां पर काम कर रहे हैं और वाकई बहुत अच्छा काम उन्होंने जो इस फील्ड में किया है। अगला जो मेरा प्रश्न है कि स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो उसमें अपने जो इनोवेशन फाउंडेशन की किस तरह से भूमिका रहती है? देखिए साहब, ऐसा है कि कानपुर शहर के बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो हमारे इनोवेशन फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और माननीय कुलपति महोदय का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है जी। उनके सहयोग से कानपुर शहर में किसी भी औद्योगिक परिवार से हम लोग मुलाकात करने में सक्षम है। इसके साथ साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी विभिन्न औद्योगिक समूहों को विभिन्न उपवायों के माध्यम से जोड़ा हुआ है। तो हम लोग समय समय पर अपने विद्यार्थियों को उन वेंचर कैपिटलिस्ट और जो अदर इस तरीके की फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ मुलाकात कराते रहते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जिस स्टेप पर वो चाहते हैं, इस पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है डेटम कंपोजिट मटेरियल करके, जो ड्रोन्स के लिए कंपोजिट मटेरियल बनाता है, कंप्लीट सोल्यूशन देता है कि अगर आप ड्रोन बनाने जा रहे हैं तो ड्रोन बनाने के लिए कंपोजिट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस कंपोजिट मटेरियल को बनाने के लिए
आपको तकनीकी रूप से ज्ञानवान होना जरूरी है, जरूरी है। तो उस विद्यार्थी को तकनीकी रूप से ज्ञान है। आज उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस का गलियारा कॉरिडोर है, उसमें लखनऊ में उसको जगह जगह भी आवंटित हो चुकी है। क्या बात है। आईआईटी कानपुर के कई ड्रोन जो बने, उन ड्रोन्स को बनाने में उसके द्वारा कंपोजिट महत्वपूर्ण। मटेरियल्स का सहयोग प्रदान किया गया। अभी लंदन के एक ड्रोन शो में, ड्रोन एक्सपो में वो गया था, जहां जा करके उसने उसके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया और उनके माध्यम से विभिन्न इन्वेस्टर्स खुद आकृष्ट होते हैं कि साहब ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे जो हमारे विधाएं हैं उनके साथ हमको जुड़ना है। बिल्कुल। इसमें एक और बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार एक आयोजन करती है इंटरनेशनल ट्रेड शो। यस। इनके इंटरनेशनल ट्रेड शोज में भी हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। अभी यूपी आईटीएस का जो मेला गाजियाबाद में हुआ, गाजियाबाद में, जी जी सर। उस गाजियाबाद वाले में हमारे यहाँ से 5 स्टार्टअप्स ने प्रतिभाग किया, जिनमें डिफेंस वाला सेक्टर का जो पंडाल था उसमें डेटम ने किया, और जो नॉन डिफेंस वाला था उसमें हमारे यहाँ पेरिफ्लेक्स है जो ड्रोन्स बनाता है। ओके। वो ड्रोन्स के लिए मटेरियल बनाते हैं और ये ड्रोन्स बनाते हैं। इसी तरीके से एक स्टार्टअप है डेलमंस फूड, वो भी वहां पर था। न्यूट्रीकोश प्रोडक्ट, न्यूट्रीकोश करके हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है, वो भी था। तो 5 स्टार्टअप्स ने प्रतिभाग किया। अब इन 5 ने अपने उत्पादों को वहां प्रदर्शित किया। तो विभिन्न औद्योगिक समूह जो वहां आए थे देखने के लिए, उन्होंने उन उत्पादों को देखा। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उन स्टार्टअप्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और बाकी जो सहायता समय समय पर हमारे द्वारा होती है कि विभिन्न वेंचर कैपिटलिस्ट को हम लोग यहाँ बुलाते रहते हैं, और जिन स्टार्टअप्स का प्रोडक्ट उनके आइडियाज के साथ फिट होता है तो वो फिर उनके साथ मिल करके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ओके। सो कुल मिला के बहुत सारी चीजें सर ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर दी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनको भी ऐसे लोग चाहिए होते हैं, ये कुछ अलग तरह से काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो वो सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे पहले इंक्यूबेशन सेंटर से ही कनेक्ट करती है। उस इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एग्जांपल के लिए कि डिफेंस सेक्टर में अगर ड्रोन्स की जरूरत अचानक से आई, तो वो अपने में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट किसको कनेक्ट करेगी? इंक्यूबेशन सेंटर को। इंक्यूबेशन सेंटर के पास ऑलरेडी मटेरियल बनाने वाले लोग भी हैं, ड्रोन बनाने वाले लोग हैं। इंक्यूबेशन सेंटर ने तत्काल इन्फॉर्मेशन भेजी कि हाँ हमारे पास बनाने वाले लोग हैं और समय पे वो इतने ड्रोन बना के दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे जो एक तरीके से कि गवर्नमेंट को एक चीज की आवश्यकता थी, इंक्यूबेशन सेंटर देने में सक्षम था क्योंकि उसने इंक्यूबेट करके रखा हुआ है, तो एक तरीके का जो गैप था वो तुरंत फिल हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स मिलना भी एक विषय है, और सरकार के साथ जोड़ के उनकी योजनाओं में साथी होना, ये भी काम इंक्यूबेशन सेंटर्स के होते हैं। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन हर साल अगर हम देखेंगे कि हजारों स्टार्टअप होते हैं, तो हर साल कहीं ना कहीं सैकड़ों स्टार्टअप्स बंद भी होते हैं, यानी कि उनके साथ चैलेंजेस भी हैं, उनके साथ उनकी सफलता पर भी प्रश्न लगते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि अगर आप देखें इंक्यूबेशन के बावजूद कुछ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्या रीजन आपको लगता है? देखिए साहब, स्टार्टअप के फेल होने का कारण होता है कि हम शुरुआती दौर में अगर सारे स्टार्टअप्स जो शुरू होते हैं उनका बिजनेस मॉडल प्रॉपर नहीं बनाते। इनोवेटिव मॉडल पर तो काम खूब होता है, तकनीकी रूप से उनको सक्षम बना देते हैं, लेकिन अब तकनीकी रूप से सक्षम उत्पाद अगर बिजनेस के लेवल पर, यानी उसकी जो व्यवसायिक विधा है उस पर अगर सक्षम हमने नहीं बनाया तो वो कभी सरवाइव नहीं करेगी। भाई टेक्नोलॉजी लैब में बनती है, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल बाजार में होता है। अगर बाजार परक तकनीक विकसित नहीं की गई तो वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। अब हमारे यहाँ जो आते हैं वो तकनीक तो बहुत उच्च कोटि की विकसित करते होंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं है। हम लोग जो भी स्टार्टअप हमारे यहाँ आते हैं उनका इनोवेटिव आइडिया जिस भी लेवल का हो, हम उनका बिजनेस मॉडल पहले डेवलप कराने में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं कि अगर उनका बिजनेस मॉडल हम स्ट्रांग बनवा दें तो वो
तकनीकी रूप से थोड़ा कम भी होंगे तो भी उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की सफलता जो है वो अधिक है। अधिक है, बिल्कुल। तकनीकी क्षेत्रों में या जो तकनीकी जगह विश्वविद्यालयों का या तकनीकी इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट होते हैं, उनमें तकनीक विकसित होने के बाद किसके द्वारा इस्तेमाल की जाएगी, अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो उसका नुकसान आता है कि वो कहीं ना कहीं सफलता के लेवल पर उतनी जल्दी सस्टेन नहीं कर पाता है। बिल्कुल। एक मैनेजर के तौर पे जी। आप उन फाउंडर्स को क्या सलाह देते हैं जिनका आइडिया अच्छा है पर टीम मैनेजमेंट कमजोर है? देखिए आईडीए में जो हमारे यहाँ, मैं एक इंक्यूबेशन मैनेजर के तौर पर ये कहूंगा कि एक ही तरीके के व्यक्तियों का समावेश टीम में नहीं होना चाहिए। ये कोट करने वाली बात है जो सर ने बोली है। देखिए एक कंपनी जब शुरू होती है तो उस कंपनी के अंदर अलग अलग विधाओं के जानकार लोगों की आवश्यकता होती है, और आमतौर पर हमारी मित्रता हमारी विधा के लोग होते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कह सकते अब हैं। होता है कि जैसे मान लीजिए हमने अपना स्टार्टअप बनाया, अब मैं बीटेक में पढ़ रहा हूँ, तो मेरी ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के ही चारों लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन अब अगर हम लोग कोई उत्पाद डेवलप करेंगे तो हमें उसके लिए पोस्टर्स भी चाहिए, ई कंटेंट डेवलप करने वाला भी चाहिए, यानी डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा भी चाहिए, हमें अकाउंट्स का बंदा भी चाहिए, क्योंकि हमारी खरीद फरोख्त जो भी होगी उसे डिजिटाइज करके रिकॉर्ड फॉर्म में रखने के लिए, प्लस इसके साथ साथ पैकेजिंग का बंदा भी चाहिए। अब अगर हमारे पास डिजाइनर के रूप में व्यक्ति नहीं है तो हम उत्पाद अच्छा बना लेंगे, लेकिन अगर उत्पाद की पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो वो बाजार में कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। अब अगर हमने उत्पाद अच्छा बना लिया, पैकेजिंग अच्छी कर ली, लेकिन अगर हमारे पास मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति नहीं उपलब्ध है टीम में, तो हम अपने उत्पाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, और अगर अधिक समय तक हम लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारा सर्वाइवल भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी टीम में अलग अलग विधाओं को जानने वाले लोग अगर होंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमको उसके लिए व्यक्ति हायर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इनर टीम में ही वो लोग होंगे। बिल्कुल। तो अलग अलग विधाओं के जानने वाले लोगों का अगर एक ग्रुप होता है तो सफलता की गारंटी कहीं ना कहीं माना जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक टीम में हर तरह का एक्सपर्ट रखने वाला, जानकारी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। टेक की नॉलेज भी होनी चाहिए, मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके जो लॉज है, उसके लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स है, उसके इन्फॉर्मेशन वाले भी लोग, एक इस तरह का समायोजन करना चाहिए। और डायनेमिक अगर लोग आप ढूंढते हैं तो आपकी टीम एक संतुलित रहती है और बेहतर काम कर सकती है। एक और बात करें कि आज के दौर में बर्न रेट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं? देखिए सर, इसमें बर्न रेट और प्रॉफिटेबिलिटी पर मेरा एक आपसे कहना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो स्टार्टअप में 3 वर्ष के पहले नहीं आती, क्योंकि प्राइमरली जो व्यक्ति इस फील्ड में काम करता है अपने बूट स्ट्रैप फंड से ही सारी चीजें शुरू करता है। बिल्कुल ठीक। बर्न रेट तो कोई, मैं इसलिए मानता हूँ कि उसके पास बर्न करने के लिए पैसा ही नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे ही बर्न करने का पैसे की बात आती है तो फिर वो बड़े स्टार्टअप्स पर ही लागू होता है, छोटे स्टार्टअप्स पर नहीं लागू होता है। ये कोट करने की बात है जो सबने कही कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 3 साल से पहले अगर आप सोच के चल रहे हैं तो मुझे लगता है ज्यादा जल्दबाजी है। हाँ, फिर देखिए अगर आपका प्रोडक्ट फिजिबल हो कि यानी आपको लॉसेस नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ना हो कोई बात नहीं, तो स्केलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। प्राइमरली जो पैकेजिंग आपने बनाई, मान लीजिए अब वो पैकेजिंग मार्केट में नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो फिर बदलनी पड़ेगी। डिजाइन प्रोडक्ट की आपने बनाई, उस डिजाइन में संशोधन आएंगे शुरुआती दौर में, तो शुरुआत साल 2 साल में अगर बार बार संशोधित कर रहे होते हैं तो डाइस की कॉस्ट बढ़ती है, पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ती है, मैन पावर की कॉस्ट बढ़ती है, वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ती है, हर तरीके की कॉस्ट बढ़ती है। तो प्राइमरली शुरुआती दौर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कस्टमर्स तक पहुंच रहा है रेगुलर बेसिस पर संशोधन करते हुए, तो 2 से 3 साल की प्रक्रिया के बाद उसका अपना एक कस्टमर वर्ग बन जाता है, और अगर वो कस्टमर वर्ग बन जाता है
तो 100% वो आगे चल करके स्केल भी करेगा और अपने साथ साथ 100-200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो फ्यूचर आउटलुक पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि अगले 5 सालों में आप किन सेक्टर्स में देखते हैं कि बहुत ग्रोथ है। कुछ सेक्टर्स के नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे एआई, ये ग्रीन टेक, एग्रीटेक या डिफेंस सेक्टर। ऐसे किस सेक्टर में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है? देखिए, एग्रीटेक जो है संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र मुझे लगता है, जी। क्योंकि एग्रीटेक एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सबसे कम विद्वान हुआ है। हम्म। कृषि में नए नए उत्पादों की भी आवश्यकता है, पैकेजिंग की भी आवश्यकता है, हम्म। इसके साथ साथ नई तकनीकों के समावेश की भी आवश्यकता है। तो प्रथम स्तर पर तो मैं एग्रीटेक स्टार्टअप की संभावनाओं को अधिक प्रबल मानूंगा। और एआई जो है वो एग्रीटेक क्षेत्र के साथ अगर जुड़ता है तो नो डाउट एआई का भी विस्तार होगा, क्योंकि एआई आम आदमियों को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 65% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस क्षेत्र में रहती है। तो एआई और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दोनों अगले 5 साल तक बूम पर रहने की संभावना है। अगर इन दोनों संभावनाओं के मध्य से कोई ऐसा विभाग या विधा निकलेगी तो उसको सफलता की गारंटी के रूप में हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला जो 2 प्रश्न है वो मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ, और वो प्रश्न ये है कि आप देखिए टायर 2 और टायर 3 की सिटीज है, वहां पर भी आजकल स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो वो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम यानी कि बदल रहा है, और इकोसिस्टम बदलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या इकोसिस्टम बनाया है। तो जो मैं समझ में आया कि अगर 2014 के पहले बात करें, अगर मैं पिछले 11 साल की बात करता हूँ, तो हमारे पास जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू मोर देन $1 बिलियन है, ऐसे शायद 20-25 भी नहीं थे। बट आज अगर उनका नंबर करें तो मोर देन 130 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स योजनाएं बनाई। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो स्टार्टअप की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो क्या इतनी प्रभावी है कि स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बदल पा रही है टायर 2 और टायर 3 के सिटीज में भी? इस पर मैं सरकार की किसी भी नीति पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ लोग जो बैठ करके उन नीतियों का निर्माण करते हैं। लेकिन मैं सरकार से केवल एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, और वो निवेदन ये है कि टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज हैं उनका जो विद्यार्थी है उसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, अवसर उसको भी मिलने चाहिए। जो सुविधाएं टियर 1 सिटीज के विद्यार्थियों को मिल रही हैं, चाहे वो फंडिंग के लेवल हो, चाहे वो तकनीकी के लेवल पर हो, सहयोग के लेवल पर हो, वही सुविधाओं का अगर विस्तार टियर 2 टियर 3 सिटीज तक किया जाएगा तो हमारे यहाँ जो रोजगार की अल्पता की समस्या है वो समस्या बहुत जल्द हम समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज है वो हमारे रहने वाले व्यक्तियों की जो निजी जीवन है उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्यान्न या भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो निवास के क्षेत्र में हो। जी। आज तकनीकी क्षेत्र जो हमारा विस्तारित हुआ है टियर 1 में, वो सारी सुविधाएं टियर 2 और टियर 3 को भी चाहिए। और अगर उन टियर 1 की सुविधाओं को टियर 2 के हिसाब से मॉडिफाई करके उपलब्ध कराया जाता है तो रोजगार के अवसरों की जो कमी है उससे हम बहुत जल्द निपट सकते हैं। बाकी नीतियों में टियर 2 और टियर 3 की जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से थोड़े परिवर्तन किए जाएंगे, और वो योजनाएं ही प्रभावी रूप से टियर 2 और टियर 3 को विकसित करने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगी। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन ये था मेरे मन में कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बेहतर करने का प्रयास तो किया है। क्योंकि मैं देखूं कि जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है वहां पर भी अब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आरईसी कन्नौज की बात करूं या आरईसी बांदा की बात करूं, तो सभी जगह ये इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू हुए कितना समय हुआ? मैं एकदम ठीक से नहीं जानता हूँ, शायद थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्या पिछले 10-12 साल में हुआ या पहले से ही इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट था?
ये मैं जानना चाह रहा था। इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट तो पहले से था, लेकिन उनका नाम कुछ और हुआ करता था। अब वर्तमान में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप एक बज़वर्ड की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्टार्टअप का जो ग्रामीण परिक्षेत्र तक ले जाने की प्रक्रिया है, उसमें अभी विशेषज्ञों की बड़ी कमी है। स्टार्टअप जो है वो कहीं ना कहीं तकनीकी विशेषज्ञता को आवश्यकताओं के साथ मैच करने का खेल है। देखिए, सबसे पहला जो एक विधा में मैं छोटा सा परिवर्तन करना चाहूंगा कि इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क है। बिल्कुल है, ठीक। और ये फर्क जो है अगर हमारे टीयर 2 टीयर 3 तक पहुंचा दिया जाए प्रॉपर मैनर में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से ग्रो हो जाएगा। हो क्या रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से बाहर इसलिए रहते हैं कि वो कहते हैं कि इन्वेंशन का मतलब है कि विज्ञान का विद्यार्थी होना, और जबकि इनोवेशन में विज्ञान का विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है। इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे हमारे यहाँ एक त्योहार है बहुत पॉपुलर, उसका नाम है रक्षाबंधन साहब। अब रक्षाबंधन जो त्योहार है उसमें जो उत्पाद आज हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर उत्पाद इंपोर्ट किए जाते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से। इस पर एक बच्ची है जिसने झारखंड में काम किया कि हमारे यहाँ जो उत्पाद उपलब्ध हैं, उन उत्पादों से अगर हम रक्षाबंधन की राखियों का निर्माण करें और वो राखियां बाद में स्वयं डिसॉल्व हो जाए, जैसे हमारे यहाँ उसने दालों से राखियों का निर्माण किया कि दाल के दाने, मिट्टी या जो अन्य चीजें थी, जो घरेलू मसाले उपलब्ध थे, उनके माध्यम से उसने रक्षाबंधन की राखियों का निर्माण किया। त्योहार बीत जाने के बाद अगर इन राखियों को हम गमलों में बो दें तो पौधों के स्वरूप में एक पौधा बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, और इस पौधे के निकलने से हमारे पर्यावरण का संतुलन हो जाएगा। लेकिन अभी जो उत्पाद राखियों के बनाए जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक से, और ये प्लास्टिक चूंकि अगले 100-200 साल तक खत्म होने की प्रक्रिया में नहीं है, तो ये प्रक्रिया कैसे होगी? तो हमें इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनको और इनकी प्रक्रियाओं को अगर बच्चों के सामने उदाहरण स्वरूप ले जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे टीयर 2 का बच्चा जो है वो तुरंत समझ जाएगा कि हम इस प्रक्रिया को अगर अपना सकते हैं और उसी उत्पाद में नए तरीके का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक स्टार्टअप की प्रक्रिया होगी जो हमारे हिंदुस्तान को सस्टेनेबल बना सकती है, और पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां हमारे समक्ष आ रही हैं, उन चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि बात का प्रश्न का उत्तर दिया यहाँ पे भाई साहब ने कि स्टार्टअप करने के लिए इन्वेंशन जरूरी नहीं है। कोई भी इनोवेशन है उससे स्टार्टअप किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी चीज बनाएंगे और उसमें बहुत मशीनरी लगाएंगे, बहुत सिस्टम लगाएंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी इनोवेशन को एक स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, जैसा कि एक उदाहरण उन्होंने अभी शेयर भी किया। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर का जो एक और महत्वपूर्ण भाग है कि जो सरकारी ग्रांट्स है, वो सरकारी ग्रांट्स का भी एक माध्यम इंक्यूबेशन सेंटर बनते हैं, लेकिन एक भ्रांति दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि इंक्यूबेशन सेंटर गए और तुरंत पैसा मिल गया, तो ऐसा नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक पूरा प्रोसेस है, पूरा सरकारी ग्रांट को दिलाने में इंक्यूबेशन सेंटर पूरी मदद करता है, पूरा सहयोग करता है, और उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ समय भी लगता है। तो अगर उसमें कोई टिप्पणी भाई साहब करना चाहें कि अगर वो जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताना चाहें, या अगर कोई सरकारी ग्रांट चाहता है तो उसके लिए अगर वो इंक्यूबेशन बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, उसके बारे में बताना बिल्कुल भाई साहब। ऐसा है कि सरकारी जो ग्रांट्स हैं उनकी अपनी एक मूल अवधारणा है कि आपके पास एक अच्छी पिच डेक होनी चाहिए। अब अच्छी पिच डेक बनाने का मूलाधार क्या है कि जो उत्पाद आपने बनाया है उस उत्पाद का सबसे पहले समस्या का पक्ष सामने आना चाहिए, कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो कि सब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सल्यूशन हमने इस उत्पाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब सरकारी ग्रांट उपलब्ध कराने वाले संस्थान चाहते हैं
कि ग्रांट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। हम्म, तो अगर आप अपनी उसी पिच डेक के अंदर कि साहब ग्रांट के रूप में हमको ये प्राप्त होगा और इस ग्रांट के प्रथम पक्ष से यानी फर्स्ट ट्रांच जो हमको मिलेगी उससे ये टारगेट अचीव करेंगे, सेकंड ट्रांच जब हमको मिलेगी तो उससे ये हम अचीव करेंगे, थर्ड ये ट्रांच मिलेगी तो उससे ये हम अचीव करेंगे। अब इनका यूटिलाइजेशन अगर हमने उस पिच डेक के अंदर डाल दिया तो जो विशेषज्ञ आपके प्रेजेंटेशन को देख रहा है उसके समक्ष आपकी किसी भी चीज का कोई भी मसला बकाया नहीं रहता कि भाई उसको ये पता लग गया कि किस समस्या का समाधान आपने प्रस्तुत किया, टेक्नोलॉजी का पक्ष आपने उसी में बता दिया और उसके बाद आपको जो वित्तीय मदद चाहिए उस वित्तीय मदद का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अब इसमें एक पिच डेक में जो स्लाइड होती है वो बढ़ती है कि जो उत्पाद आप बना रहे हो उसका मार्केट क्या है विश्व में जी। तो कभी कभी हम हिंदुस्तान के अंदर उसका मार्केट साइज भी बता देते हैं कि इसका मार्केट साइज ये है और अगले 10 सालों में इस CAGR के माध्यम से इतना विस्तारित होगा। तो अगर ये 7-8 स्लाइड में इन चीजों को इंक्लूड करते हुए हम विशेषज्ञों के समक्ष अपनी पूरी बात रखते हैं तो ग्रांट मिलने की संभावनाएं जो होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन अब होता क्या है हमारे विद्यार्थी के साथ कि वो अपने तरीके से पिच डेक बनाना चाहता है जबकि उसके द्वारा बनाई गई पिच डेक से कोई भी विशेषज्ञ कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो विशेषज्ञ संतुष्ट तभी होगा कि जब उसको जो चीजें जाननी है वो आपकी उस पिच डेक के अंदर समाहित हो और अगर उसके सारे जवाब आप दे सकते हैं उस पिच डेक के माध्यम से तो 100% ग्रांट्स आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को ग्रांट मिली है। इस वर्ष भी अभी 11.25 लाख रुपए की 2 ग्रांट्स हमारे 2 स्टार्टअप वाइजमैन और प्लांटमैन इन दोनों को प्राप्त हुई है। क्या बात है। एडवांस के रूप में इनको 4.5 लाख रुपए इनके खाते में प्राप्त मिल गया है और अब वो अपने उस आइडिया को कहीं ना कहीं विस्तारित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर मिले। इन CSGM इनोवेशन फाउंडेशन क्या क्या आपके लिए कर सकता है ये भी जानने को मिला और कुछ जो साइंटिफिक टर्म जिसे कह सकते हैं या ऐसे टर्म्स जो बेसिकली स्टार्टअप्स जब कोई शुरू करना चाहता है तो मन में आता है उसके भी उत्तर भाई साहब के द्वारा हमको मिले। तो इस पॉडकास्ट में जो भी जानकारी है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है और बस मैं अपनी वाणी को विराम यहाँ पर इसके साथ दूंगा। यदि अगर सर कुछ आखिरी में कुछ ऐड करना चाहे तो मैं चाहूँगा वो जरूर ऐड करें और इसके बाद फिर एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करूँ। देखिए साहब मेरा केवल इतना ही कहना है कि युवा वर्ग अगर अपने जो भी सपने उसने देखे हैं उन सपनों को यथार्थ में उतारना चाहता है तो किसी ना किसी इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उसमें आए और अपनी जो दिमाग में सोच है उस सोच को वहां आकर के डिस्कस करे। कहीं ना कहीं उन लोगों का अपना जो अनुभव है वो अनुभव उनके उस सपने को साकार करने में मदद करेगा और 100% सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का लाभ प्राप्त करते हुए वो अपने सपनों को साकार कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे युवा वर्ग के लोग इन प्रक्रियाओं के अंदर आएंगे उनका जीवन सफल होगा और 100% सरकार की जो सोच है उस सोच का परिणाम सार्थक होगा। बिल्कुल धन्यवाद मित्रों। और स्वामी विवेकानंद जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक अपने प्रयास करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ इस पॉडकास्ट कार्यक्रम को आज मैं समाप्त करूँ। धन्यवाद।